नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी तरह समझे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, मैं बहुत गौर से अरे पढ़े हैं। आप आभारी हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वो उनके खिलाफ थे। वो चाहे वो सोचते थे कि ये देश का माने समाज का बंटवारा हो रहा है, समाज का विभाजन हो रहा है। 19 और 20 हम्म, जनवरी को जब कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है, दिल्ली की हम्म, गद्दी पर वीपी सिंह थे। हम्म, कश्मीरी पंडितों के लिए वीपी सिंह ने क्या किया, और जगमोहन किसके इशारे पर वो एक्शन ले रहे थे, अगर कश्मीरी पंडितों को इस तरह से अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जवाहर टनल से इस पार आना पड़ा। हाँ जी, हेलो। अपन दीपक टिंगुरिया हैं हेलो। और ये अपना शो है लेट आ जेंजी आस्क। नाम परिवर्तन करने की इस बयार में मैं कैसे शामिल हो गया, उससे पहले आप मुझे इसका दरेरा दें। मुझे दोस्त ने बताया, क्योंकि मैं 2000 में बॉर्न हूं इसलिए मैं जेंजी में आऊंगा, तो इसलिए इसका लेटर मिलेनियल हटा करके लेटर जेंजी किया गया है। नाम चाहे कुछ भी हो, अंदर लड्डू घी का ही है। हम आज बात करेंगे एक शख्स के बारे में। फर्ज कीजिए कि आपके दरवाजे पर 8 मुख्यमंत्री खड़े हों और आप खाना खाकर रिंग रोड में अपनी एम्बेसडर के साथ घूम रहे हों, कभी एयरपोर्ट जा रहे हों और कभी उन जगह पर। क्यों? क्योंकि आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इसे कहते हैं ठग लाइफ। हम बात करेंगे द डिसरप्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में, और इसके लेखक देवाशीष मुखर्जी जी आज हमारे साथ हैं। 40 बरस का आपका विशद अनुभव, जिसमें आपने द वीक, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस टुडे जैसे अखबारों में आपने काम किया, वो आप संस्थाओं में आप जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पुस्तक को लिखने के लिए, और बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं भी आभार हूँ कि आपने मुझे बुलाया है आपके शो पर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैंने किंडल पर एक किताब पढ़ी, इस किताब का नाम है द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया। हार्पर कॉलिंस से किताब आई है, अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह उपलब्ध है। जरूर खोज कर पढ़ें। भारतीय राजनीति में दिलचस्प लेने वाले लोगों की, पर्टिकुलरली जब 90s के बाद से इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री तब्दील हुई है, उसको मापने को आप जरूर पढ़ें। हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दो आम के पेड़ कब से खड़े हैं, आस पास चुपचाप, इतनी ही दूर इतनी ही पास, जब चढ़ती होगी आधी रात तो क्या होती होगी इनमें बात, हल्की सी बयार के बहाने टकराती हैं बहकी बाहें, जमीन के नीचे जड़ें भी टटोल लेती हैं दिल की बात। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह की लेखनी है। एक कुलीन व्यक्ति जिसके पास कला का, सौंदर्य का, चित्रकारी का बोध था। हम उस व्यक्ति की और उस राजनेता के पीछे के व्यक्ति की परतों को टटोलने की, उसकी था लेने की आज कोशिश करेंगे। देवाशीष जी, पहला सवाल यही, बिल्कुल। विश्वनाथ प्रताप सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के 7वें प्रधानमंत्री वो रहे। भारत के प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग रहे, इंदिरा जी रही हैं, अटल जी रहे हैं, नेहरू रहे हैं, राजीव रहे हैं, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, बहुत लोग रहे, नरसिम्हा राव रहे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? तब जब वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप का एक पूरा साल भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो मेरी पीढ़ी विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्यों पढ़े? और दूसरा, आपका किताब का सबटाइटल ये कहता है कि ही शूक इंडिया, तो इस दावे को वजन कहां से मिलता है? उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंटफुल लाइफ, जो आपने किताब में टर्म यूज करी है उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करने में, हम्म, उनकी एक्स्ट्रा हम्म। ऑर्डिनरी इवेंटफुल लाइफ में उन्होंने भारत को कैसे शूट किया, कैसे हिलाया? देखिए, मैं तो कहूँगा तीन तरह से। तीन तरह से उन्होंने भारत को हिला दिया था उस समय। एक तो जो चीज सभी को पता है, लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं, जो है कि मंडल आयोग का जो रिकमेंडेशंस थे वो उन्होंने पहले अनाउंस किया कि इसको लागू किया जाएगा। उस समय तब तक आपके उत्तरी भारत में ओबीसी के लिए केंद्रीय सरकार की नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं थी। स्टेट लेवल पे आपके दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में था थोड़ा बहुत, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल नहीं थे। और सेंट्रल लेवल पे, मतलब केंद्रीय लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं था। तो उन्होंने जब वो मंडल आयोग के आयोग के जो रिकमेंडेशंस थे वो लागू किए, उसका बहुत ही विरोध हुआ, उसका बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ। और उसकी वजह से आपके जो नौकरशाही में उसका क्या असर पड़ा वो तो कहना मुश्किल है, इनफैक्ट आप स्टडी करना चाहिए। लेकिन जी। राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ गया, क्योंकि इससे
पिछड़े जाति जो जिनके लिए आरक्षण करने वाले किए, उनको अपना मतलब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं, उनके आबादी ये इतने हैं, इतने करीब वो 40-50% के उनका आबादी है, ये उनको अच्छी तरह पता चल गया, जो पहले वो उनको इतना राजनीतिक सोच नहीं था। और हम तब से देश की राजनीति में और सब ज्यादातर उत्तर भारतीय राजनीति में उनका वो एक साथ अपना जो ताकत वो दिखाने लगे। बाद में वो भी बिखर गया है, वो तो मंडल के बाद भी कई 30 साल बीत गए हैं, तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो जो जब से अपना ताकत राजनीति में दिखाने लगे, आप एकजुट होकर, तब से भारत की राजनीति बदल गई। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि वीपी सिंह अपना वो 11 साल के अंदर, आई मीन 11 महीने के अंदर अपना देश की राजनीति बदल दी है। और दूसरी, जिस तरह से वो सत्ते में आए, वो भी एक दिलचस्प बात है, क्योंकि 1900 आपके 84 में कांग्रेस की बहुत भारी जीत हुई थी। उस समय कांग्रेस पावर में थे, तो बीजेपी के पहले की बात है, और 400 के ऊपर सीट मिले थे 543 के में, और 5 साल के अंदर उनको हराना एक कठिन की मतलब इम्पॉसिबल बात ही लोग सोचते थे ये होगा। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या किया, जितने कांग्रेस के खिलाफ जितने तत्व थे, वो कम्युनिस्ट से लेकर बीजेपी, सबको एक साथ लाकर कांग्रेस को 89 इलेक्शन में हरा दिया, और उन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा सफलता रहा, क्योंकि और आज भी आप सोचते हैं कि लोग बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहले भी हुआ है, और ये हमें मुमकिन है, अगर इस बार कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, वो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये विश्वनाथ प्रताप सिंह दिखा दिए हैं कि ये किया जा सकता है। मैंने और तीसरी बात है कि उन्होंने ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत एक मुहिम चलाया था, जब भी अपना पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे या अपना यूपी चीफ मिनिस्टर जब थे, तो और भ्रष्टाचार आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रह गया है। तो ये तीनों चीज की वजह से मुझे लगता है उनको याद करना चाहिए, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में आजकल के जमाने के जेन जी के लोग को भी जानना चाहिए। जी, थैंक यू। और जब आपने एक बात करिए कि इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये जानना जरूर, मैंने एजेंसी के जो वर्ग हैं उनको जानना चाहिए कि इतिहास देखिए, इतिहास के बिना तो आप जब भूख लगता है खाते हैं, जब नींद आती है सो जाते हैं, परीक्षा के लिए पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, नौकरी करना है तो नौकरी कर लेते हैं, बस वैसे ही है। लेकिन आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कब क्यों इस जगह पे हैं, दूसरे लोग कहाँ से आ रहे हैं, आप लोग को कॉमन क्या है, क्या आप लोगों में फर्क क्या है, ये सब जानने के लिए इतिहास बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम जरा सुपरफिशियल लेवल पे जीते हैं अपना जिंदगी, अगर हम इतिहास के बारे में हमें पता नहीं। तो ये सब कुल मिला के मैं सोचा लिखना चाहिए ये किताब। इतिहास आपको सजग करता है, सही बात है। और आप ये कह रहे थे, ये आपने कहा कि भ्रष्टाचार वाली बात, मुझे वो किस्सा याद आया, जब वीपी सिंह, आपकी किताब में है दर्ज है कि जब वीपी सिंह कहते हैं कि ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी खानी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन होल्डर जो लेजिस्लेटर की भी उसकी पोजीशन पर जाते हैं, तो वो लाइसेंस राज वाली किस्सा भी था। एक बात जो आपकी किताब से मैं इसे एज अ ब्रॉड एम्बिटिव सवाल को समझना चाहता हूँ, वीपी सिंह और पावर पॉलिटिक्स के बीच का रिश्ता क्या है? 8 मुख्यमंत्री आपके दरवाजे पर खड़े हैं और आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। आप एक बार रेजिग्नेशन लिखते हैं, रिजेक्ट होता है, आप दूसरी बार रेजिग्नेशन करते हैं, तब जब आपको पता था कि आप सीधे अथॉरिटी, इंदिरा गांधी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आप ये कहते हैं प्रधानमंत्री में नहीं बनूंगा, कैंपेन में कहते हैं, और उसके बाद 89 में आप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे होते हैं। तो वीपी सिंह और पावर पॉलिटिक्स के बीच का ये रिलेशन कैसा है सर? इसको जरा आप पूरा अनपैक करें। हाँ, ये थोड़ा समझने की बात है, ये थोड़ा जटिल सब विषय है।
ये वीपी सिंह, देखिए आप अगर राजनीति में हो तो आपको, आपका उद्देश्य तो सत्ता जीतने का ही होता है ना, होना ही चाहिए, नहीं तो आप राजनीति में हो क्यों? हाँ, तो वीपी सिंह को भी सत्ता में आने का आकर्षण था, ये नहीं था, लेकिन वो उनको एक एम्बिवेलेंस जो अंग्रेजी में कहते हैं, मैंने दुविधा हुआ करता था, कश्मकश हुआ करता था कि मैंने सत्ता या पावर से मैं आऊं या ना आऊं, उनको हर वक्त एक ये कश्मकश रहा, उनका ये निजी कश्मकश। एक्चुअली तो वो आ गए, वो मतलब कई सत्य के पोजीशंस में अपने काम किए, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन हर वक्त उनका दिमाग में ये एक भावना था कि सत्ते में रहकर हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं, या सत्ते में रहने का फायदा ही क्या है, या संघर्ष करना बेहतर है, ये विचार उनका हर वक्त रहता था। और वो जो बात कर रहे थे आप, वो जो 8 मुख्यमंत्री के बारे में, वो तो बिल्कुल सही है, वो 1996 में हुआ था, और वो चाहते थे तो वो 90 उस समय प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन वहाँ एक दो बातें थी, एक तो उन्होंने उनका मैंने एक विचार था कि उनका कुछ तबीयत ठीक नहीं था उसमें, ऑलरेडी उनके उनके जो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से उनका अंत में देहांत भी हो गया, वो शुरू हो गए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा भी उनका आई थिंक विचार था कि तबीयत के कारण से वो ना उस समय के कैंपेन में काम कोई भाग ले पाए थे, या ना वो उस चुनाव में खड़े हुए थे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उनको लगा कि मैंने इससे सही नहीं होगा, क्योंकि जो लोग लड़े हैं, जो लोग भाग लिए हैं, जो लोग संघर्ष किए हैं, उनमें से ही कोई किसी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तो मेरे ख्याल से ये दो कारण थे, और उनको लगा कि वो बनने से उनको वो डिजर्व नहीं करते हैं, ये और जब एक बार वो तय कर लिए तब तो हाँ, वो रिंग रोड पे घूमते रहे, और जैसे उनसे न मिलना मिलना न मिल सके, और फिर देवेगौड़ा जी को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। हाँ। और देवगौड़ा जी पर बात आई है तो अभी मैंने सुजाता जी का भी इंटरव्यू किया था, वो किताब भी बहुत अच्छी है, फरोज नकीर, उसको भी जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इससे पहले देवेगौड़ा जी, आप कहें सर। नहीं, देवेगौड़ा की भी कंट्रीब्यूशन काफी है हमारे राजनीति में, वो तो अलग बात है, वो तो आपने उनसे बात की होगी। जी जी जी। मैं एक इसको सवाल को और थोड़ा समझना चाहता हूँ कि 90s जो आपने कहा कि वो जो तय कर लेते वो नहीं करते, तो 89 और 90 में, दिसंबर 1989 में ऐसा क्या हुआ था कि जब उन्होंने कैंपेन में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, उसके बावजूद भी उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, तो वो पूरा जरा पॉलिटिकल जो एक ड्रामा हुआ, अनपैक हुआ था, उसको जरा बताएं। देखिए वो तो उनका वो दुविधा का एक उदाहरण है, मैंने सबसे बड़ा उदाहरण वही है उनका दुविधा का। मैं ये नहीं मानता, जो उनके खिलाफ जो लोग हैं, जो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि पूरे हिपोक्रेसी था, ये मतलब बनावट ऐसे ही कहते हैं, दिखावा था, पूरा दिखावा था। उनके क्रिटिक्स का तो यही मानना है, लेकिन मेरे मानना नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार से भी वही कहे थे, और कई अखबारों में, मतलब जनता दल जीतने के बाद भी जब पता चल गया था कि जनता दल के सरकार बनने वाले हैं, तो कई अखबार और कई टीवी चैनल को उन्होंने यही कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री के दौड़ में नहीं हूं, मैं नहीं बनूंगा। तो तो इससे मुझे नहीं लगता कि दो दिन के बाद अगर ये झूठ बोलते थे, 2 दिन के बाद तो उसका झूठ तो सामने आ जाता सबका, तो ये जानबूझ के झूठ बोल रहे थे, ये मैं मान नहीं सकता, और ये लॉजिकल भी नहीं है। देखिए सोचिए कौन कहता है, आई मीन पॉलिटिशियन, राजनीति के लोग कई चीज बोलते हैं तड़ोड़ मड़ोड़ कर, लेकिन ऐसे 2 दिन के अंदर जो पता चल जाएगा कि आप सही कह रहे हैं या झूठ, तब आप कहने का क्रेडिबिलिटी भी एक कोई बात होती है। तो मेरे ख्याल से ये हुआ कि प्रेशर के वजह से उन्होंने, देखिए एक तो दुविधा था, एक तरफ उनका विचार, उनका दिल में ये भी था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे,
और नहीं भी चाहते थे। ये तो जब उन्होंने उस समय की स्थिति देखी, और फिर अंदरूनी तो थोड़ा बहुत तो इच्छा भी थी, तो ये दोनों मिला के फिर उन्होंने वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। सर मेरी रिक्वेस्ट पार्टी थी। का डिमांड भी था। आप अपनी प्लीज कंप्लीट करें। हाँ, नहीं, मैं खत्म कर चुका हूँ कि पार्टी का भी डिमांड था। पार्टी का एक बड़ा वर्ग चाहती थी कि वो प्रधानमंत्री बने, और क्योंकि उनके खिलाफ जिनको खड़ा किया गया, जो जिनका होने की बात हो रही थी, ये देवीलाल जी, ये सुनकर मुझे हाँ। भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों का इतना पुअर ओपिनियन है देवीलाल जी के बारे में, उनके अपने पार्टी के लोग। मैंने बेसिकली ये जाति या वर्ग या इसी की कोई बात नहीं, वो समझते थे वो उनका दिमाग उतना वो बनने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री बनने लायक इंसान नहीं है। तो ये सब होकर फाइनली वो बन गए। अगले सवाल पर, और मैं दो सवाल इसके बाद में रखूंगा कि उनके राजनीतिक अवसान कैसा रहा या उनकी निजी चरित्र की विशेषताएं कैसी थी। उससे पहले मुझे आप पेंटर, कुलीन और सौंदर्य बोध से लबरेज वीपी सिंह से मिलवाइए। आपका दावा है और आपकी किताब बतलाती है कि वो बचपन में ही अपने जो पिता का या उनके बड़े भाई जिस पैशन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है उस तरह आकर्षित नहीं होते हैं, उनके पिता से भी उसकी उनकी बहुत ज्यादा बनती नहीं है बाद में। और फिर वो उनके अंत में अपनी ग्रैंड डॉटर्स के लिए वो 2 पेंटिंग बनाते हैं और फिर वो कई प्रदर्शनियों में दिखती है। तो कला के प्रति उनका ये रुझान कहाँ से आया, और वो कैसी, अगर आपने कुछ पेंटिंग देखी हो तो उसके बारे में बताइए। और कविताएं हिंदी में जैसे मैंने पढ़ के सुनाई, उसकी तरफ उनका रुझान कैसे, वो कौन से कवियों को पढ़ा करते थे, कौन सी उनकी किताबें पसंद थी? देखिए, उतना तो जो मैं रिसर्च किया, कौन सी कवियों को पढ़ते थे वो उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो जैसे जाने माने वो लेखक के हिसाब से प्रेमचंद जी की बात किए हैं अपने साक्षात्कार में, लेकिन निराला की भी बात हुई है आई थिंक एक बार, लेकिन खास करके उन्होंने इतना डिस्कस नहीं किया वो बात। अच्छा, पब्लिक लेकिन लाइफ में नहीं है इसको। और हाँ, अपने कविता के बारे में। लेकिन वो छोटेपन से ही, मतलब एटलीस्ट जब से वो खुद 20-22 साल के थे, कविताएं लिखते रहे। और जब वो जब राजनीति में आए तो बंद हो गया था। फिर जब उनके तबीयत और उनके स्वास्थ्य खराब हुआ, तो फिर उन्हें फिर घर पे मैंने घर पे डायलिसिस वगैरह के लिए। रहने पड़ा। हाँ, डायलिसिस वाले उस समय फिर से दोबारा लिखने लगे, और उनका एक किताब भी छपा फिर उसके बाद। ये हाँ, तो ये उनकी कविता की बात हुई। एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आकाश समथिंग। हाँ, एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आकाश। जी। और पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग में तो ट्रेनिंग लिए थे जब जब अपने जो 1 में जब छोटे थे, तो वो बंगाल स्कूल जो जिसको कहते हैं, उसे उस कई क्लासेस भी अटेंड किए थे, और शुरुआत किए थे। फिर उनका बंद हो गया दोबारा जब राजनीति में आए। और फिर जब राजनीति से थोड़ा हट गए, तो दोबारा उन्होंने शुरू किए अपना पेंटिंग, और उनके पेंटिंग में काफी सफलता मिली कि बड़े बड़े एग्जीबिशन में पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग लंदन में, उनके पेंटिंग्स दिखाए गए। और उन्हें काफी महंगे महंगे मैंने एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हुए, काफी महंगाई में बिके वो पेंटिंग्स। और लेकिन उनका विचार अंत तक था कि ये दोनों अपने पेंटिंग और साहित्य दोनों ही ऐसी चीज है कि इसमें पूरे जिंदगी लगाना पड़ता है, और तभी कुछ खास किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये मेरे लिए तो ये बहुत देर हो गई है, और मैं जो कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं समझता हूँ मैं कुछ भयंकर कुछ किया है। ये तो जी उनका इतना तो मॉडेस्टी था उनका। जी। आपकी किताब में चैप्टर में आता है कि आई डू व्हाट आई कैन, ये तो पूरा लाइफ डिवोशन मानते हैं। हाँ, और वो बात तो सही है एक्चुअली, उन्होंने जो कहा कि वो पूरे जिंदगी में अपना ये करना पड़ता है अपना। जी, ये बात सही है। कोई भी कला आपसे साथ ना मांगती है। एक अगर आपने देखी हो सर, हमारी पीढ़ी बहुत फैन है, एक सीरीज है नेट हॉटस्टार पर, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो उसमें एक कैरेक्टर है पीटर बेलिश। गेम ऑफ थ्रोन के कैरेक्टर पीटर बेलिश का एक स्टेटमेंट है, केओस इज लैडर, यानी कि जो अफरा तफरी है वो सीढ़ी का काम क्या करती क्या है। केओस इज लैडर।
chaos is ladder। हाँ, हम्म, तो वीपी सिंह ने जो भारतीय समाज में उथल पुथल लाई थी, उस पर चढ़ करके कई राजनेताओं ने अपना और अपने परिवारों का भविष्य बनाया। सपा ने बनाया, आरजेडी ने बनाया, सबने अपने 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 स्टेट में अपनी बेहतर तरीके से अपने आप को शासन व्यवस्था में कायम किया। ऐसा क्या कारण है कि वीपी सिंह की जब अंतिम यात्रा, मैं जान रहा हूँ 26 नवंबर 2008 के जस्ट एक दिन बाद की बात है, तो देश उस तरह सत्ते में था, लेकिन सिवाय मुलायम सिंह यादव के अलावा और एक कांग्रेस लीडर के अलावा वहां पे कोई बहुत लीडरशिप भी नहीं थी जो गंगा के घाट पर जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। नहीं नहीं तो, नहीं नहीं। तो क्यों सेलिब्रेट नहीं किया गया वीपी सिंह को? हाँ, ये एक बहुत सही सवाल है, और ये इसको लेकर मैं सोचा भी हूँ, और इसके कुछ खास नतीजे पर मैं नहीं पहुंच पाया। एक एक आप कह सकते हैं कि बीपी सिंह के लिए ये पिछड़े जाति का जो मुद्दा, इनके पिछड़े जाति के प्रगति वगैरह, ये वो जिंदगी भर इस पर लगे नहीं थे। ये शुरू हुआ जब आप प्रधानमंत्री बने, उसके बाद तो थोड़े समय के लिए ही था। उसके बाद पूरे जिंदगी वो बाकी जिंदगी उन्होंने इस पर काफी एम्फसिस, महत्व दिया। लेकिन हो सकता है कि पार्टली ये पूरे जिंदगी भर इस पर लगे हुए नहीं थे। तो ये एक कारण हो सकती है। दूसरा मेन कारण है कि देखिए, हमारे देश के सबसे राजनीतिक तत्व हैं, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी। इन दोनों में ही तो टक्कर होता है, और जो भी हो। लेकिन बीपी सिंह, दोनों के साथ ही बीपी सिंह के रिश्ते ठीक नहीं थे, दोनों को ही उन्होंने थोड़ा एंटेगोनाइज कर दिया था। पहले तो कांग्रेस, राजीव गांधी के साथ उनकी प्रॉब्लम्स हुई, और बाद में बीजेपी के साथ ये अयोध्या मामले को लेकर तो बहुत बड़ा उनकी उनका, गवर्नमेंट ही चली गई थी। हाँ हाँ, गवर्नमेंट ही चली गई उसी मामले पर। और वो ये जो उनका जो आह्वान या मुहिम चला बीजेपी में, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, वो उनके खिलाफ थे। वो सोचते थे कि ये देश का, माने समाज का बंटवारा हो रहा है, समाज का विभाजन हो रहा है। तो अगर आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आपके खिलाफ हैं, तो इन्हीं के सरकार में रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों में से कोई भी उनको महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे। और जो लोग उनसे फायदा मिला है, वो उन्होंने भी नहीं किया। वो अपनी पार्टी और अपना वर्ग, अपना परिवार को ही बढ़ाने के में लगे रहे, और बीपी सिंह को उन्होंने भूल गए। यही क्या कहा जा सकता है, क्योंकि यूपी और बिहार पर्टिकुलरली में, वहां तो बीपी सिंह की वजह से ही जो सपा और आरजेडी का इतना सफलता मिली, लेकिन उन्होंने उसे खास याद नहीं किया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, नो डाउट। और आपकी किताब के स्टैम्प भी नहीं इंट्रोडक्शन, मिले। जी, आपकी किताब के इंट्रोडक्शन में अपने पार्ट में अपने दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि जरूर पढ़ें। उसमें एक लाइन आती है जो मैं अभी तक मैंने मार्क की है कि वीपी सिंह की लेगेसी को सेलिब्रेट ना किया जाना एक डिस्ग्रेस है, पर्टिकुलरली तब जब उन्होंने इस समाज के लिए एक तरीके से अपने कंट्रीब्यूशन में सबसे हाईएस्ट लेवल पर दिया कि आज लोग उन्हें आज भी आता है। एक चीज मैं और थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, आपकी किताब से मुझे स्रोत मिला और फिर मैंने जाकर खुद से उसको खोजा। अरुणा रॉय और निखिल डे की एक ऑब्ituary है वीपी सिंह पर, और उसमें उन्होंने लिखते हैं कि वो पीपल्स पॉलिटिक्स। तो हमने सत्ता की बात करी, लेकिन वीपी सिंह की ऐसे कौन से काम है, जैसे मैं बहुत चौंका इस बात को जान करके कि नरेगा और आरटीआई वीपी सिंह का ब्रेन चाइल्ड है, और वीपी सिंह को इस तरह से उसमें बेबी स्टेप्स उसमें ले रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मंडल के अलावा ऐसे कौन कौन से काम है जो वीपी सिंह ने अपनी सरकार में रहते, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल लाकर रहे हो, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उनका काम है, तो उस काम को थोड़ा सा हमारे दर्शकों के सामने एक नरेगा और आरटीआई पर तो उन्होंने वो बहुत एम्फेसिस दिए थे, बहुत ही उनके मैंने उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। वो आते ही मैंने सरकार उनके सिर्फ 11 महीने ही वो रहे, वो ये दोनों को पुश करने की कोशिश की। और आरटीआई के मामले में तो वो कहते हैं कि उनके बाकी पार्टीज भी उसके वो इतना समर्थित नहीं थे उनके साथ इस मामले में। और जो नौकरशाही जिनको उन्होंने ड्राफ्ट बनाने को कहा, और जिनको उन्होंने विदेश भी भेजे, बाकी देशों में किस तरह का कानून है वो देखने के लिए, वो भी आकर ऐसे ड्राफ्ट बनाए कि जैसे
जिससे और बातें छिपी रहे, न खुलकर बाहर ना आए। तो सब लोग खिलाफ थे। तब कोशिश करते करते तो सरकार गिर गई। दूसरा तो ये आपने कहा मनरेगा। तीसरा एक था ये जो प्रसार भारती बनाना। ये तो अच्छा। उन्होंने ही इसको इनिशिएट किया। पहले ये आपके ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन डायरेक्टली आपका इंफॉर्मेशन में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ लगा लगा हुआ रहता था। वो सोचे कि इसको अलग से भी, उनका विचार था बीबीसी जैसा एक बन जाए, ये पूरा निष्पक्ष और पूरे तरह और जो सरकार का दबाव पे ना आए, इस तरह का एक अलग सा संगठन बना दे। लेकिन वेल, आप कह सकते हैं कि वो नहीं हुआ है। प्रसार भारती तो बन गया है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा बहुत सरकार के दबाव रहता है उस पर। और फिर औरोप, ये जो वन वन रैंक वन पेंशन मिलिट्री वालों का, वो अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने लाई है, लेकिन शुरुआत तो बीपी सिंह के अंडर ही हुआ था। फिर ये जो एमआरपी डालना अपना, जो कुछ आप खरीदते हैं पैकेज में किसी जी। भी दुकान से, उस पर ये जो एमआरपी लगता है, ये तो बीपी सिंह के टाइम से ही हो रहा है। और ऐसे कई 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 चीजें करने की कोशिश किए थे, लेकिन इतने कम समय था उनके लिए ग्यारह जो महीने वो ज्यादातर नहीं कर पाए। नेशनल जी। कमीशन ऑफ वुमेन जो है महिलाओं का, वो भी उन्होंने ही शुरू, मैंने उनका पहला स्टेप, पहला कदम उन्होंने ही उठाया था। ये सब बातें हैं। This nation has a lot of reasons to be thankful to VPC. मैं अगले सवाल पे जाऊं उससे पहले एक छोटा सा इसमें मेरा सब क्वेश्चन है कि वीपी सिंह का इकोनॉमिक आइडिया ऑफ इंडिया क्या था सर? क्योंकि जब वो 1 मार्च की शाम में जब वो बिल प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, तब उन पर आरोप लगा कि वो कैपिटलिज्म के सामने बिल्कुल अपने घुटने टेक दिए सब कुछ, और फिर वो 1 बरस बाद उसको वापस कर लेते हैं। फिर लाइसेंस राज की जो बात आई, तो उनका इकोनॉमिक आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, इस पर जरा आप दृष्टि डालें। मेरे ख्याल से उनका कुछ खास आइडियोलॉजी नहीं था, मेरे ख्याल से। वो मैंने वास्तव में मैंने स्थिति के मुताबिक काम करते थे। जब उनका इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी थी, अर्थशास्त्र का, लेकिन वो ऐसे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो कहते हैं, वो उन पर उतना असर नहीं पड़ा। जो उस जमाने में हमारा पूरा समाजवादी एक एम्बियंस था, एक पूरा वातावरण ही समाजवादी हुआ करता था, जो आप लोगों के लिए समझना प्रॉब्ली दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत बदल गया है, बहुत ही बदल गया है। तो उस समय कोई ये जो पूंजीवाद के बारे में बात करे, तो उसको तो लोग बहुत ही उसका निंदा करते थे। तो लेकिन वीपी सिंह को लगा कि अगर कि ये जो ज्यादातर नियंत्रण, ज्यादातर कंट्रोल आप अपना निजी उद्योगों पर डाले, तो उससे उनका ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। और ग्रोथ ना हो तो आप मतलब पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूट करके कोई फायदा नहीं ना। जो कमाना तो है ही देश को, तब उसके बाद ही उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। तो इसीलिए, और पर्टिकुलरली उनका जो मलेशिया का एग्जाम्पल, मलेशिया का उदाहरण उन्हें उन पर बहुत ज्यादा हुआ। वो जब वो मलेशिया गए, तो उन्होंने देखा कि करीब पहली बार जब गए थे डिप्टी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बन के, और जब बाद में गए करीब 10-15 साल के बाद, वो जितना बदलाव आ गया था वहाँ, उसे देखकर वो ताज्जुब हो गए। हाँ। तो उन्होंने कहा हमारे भारत में क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे धीरे धीरे उनको समझ आई कि ये जो इतने ज्यादा नियंत्रण, लाइसेंस वगैरह की वजह से हमारी ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। तो यही बात है। उनका बेसिकली कुछ खास आइडियोलॉजी नहीं था, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट, या ना समाजवाद पे तरफ थे या पूंजीवाद की तरफ थे। एक तरफ तो मतलब वेलफेयर वेलफेयर मतलब कल्याणकारी योजनाएं जिसको कह सकते हैं, उस पर उनका काफी महत्व देते थे। लेकिन ये जो
जो समाजवाद का जो मेन चीज है जी कि आप सरकार चलाएगी, बिजनेस भी सरकार करेगी या सरकार का नियंत्रण रहेगा बिजनेस बिजनेस पर, वो मानते नहीं थे। हाँ, वो बजट में भी आता है, उस स्पीच में भी, मार्च की उस स्पीच में भी, कि वो चोक कर रहा है पूरा इंडियन इकोनॉमी में। शोक करना है, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। अब मैं एक सवाल जिस पर मुझे लगता है ये सिर्फ इसी एक सवाल के लिए आज मैंने ग्रे पहनना चुना, और इस सवाल के आश्रय हम वीपी सिंह की निजी किस्सों के जरिए उनकी नैतिकता का हम मूल्यांकन करना चाहते हैं। मसलन मैं उस वीपी सिंह से मिलकर आया आपकी किताब के आश्रय, जो अपनी पत्नी की, जिसे हमारी हिंदी में कहते हैं माता निकलना, हब्स की बीमारी पर अपनी पत्नी के लिए, जब वो परेशान है, वो पीड़ित है, लेकिन तो भी 2 घंटे एक्स्ट्रा बिजली देने के लिए राजी नहीं। वो वीपी सिंह, हाँ हाँ। वो वीपी सिंह जो महात्मा गांधी के 47 के रास्ते पर अख्तियार करते हुए 1993 में जाकर के बंबई में अनशन करते हैं, जिसके बाद से वो जीवन भर उन्होंने उसकी कीमत चुकाई अपनी तबियत खराब करके, जीवन वो भर। आम अनशन करते हैं। जी, मैं उस वीपी सिंह से मिलकर भी आया जिसने एक्स्ट्रा किसी भी तरह की प्रिविलेजेस किया, उस तरह की मांग नहीं की। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है सर यहाँ पर, मैं उस वीपी सिंह से भी मिला आपकी किताब में जिन्होंने इमरजेंसी के, उन्हें पता था कि पुलिस अपनी अत्याचार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो खामोश रहे। वो संजय गांधी को आधुनिक विवेकानंद कह बैठे, और एंटी डेकोल्टी ड्राइव में, जो कि इनोसेंट लोगों की डेथ हो रही थी, उस पर वो बहुत विचलित नहीं दिखते हैं। तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में ग्रे क्या है? वीपी सिंह नैतिक, क्या सीजनली एथिकल थे, या वो उसी पॉलिटिशियन राह में थे कि अगर आपका राजनीतिक हित सध रहा है तो आप थोड़ा कपटपूर्ण रास्ता अपना सकते हैं? हाँ ये बात तो है। मतलब मेरे ख्याल से हर इंसान में कई कई एस्पेक्ट्स होते हैं ना, तो वैसे ही वीपी सिंह में था। और धीरे और चरित्र भी धीरे धीरे डेवलप करता है ये इंसान। मतलब जब पैदा होता है तो अपना पूरा चरित्र लेकर तो पैदा नहीं होती, और जब युवक रहते हैं जैसे होते हैं, फिर धीरे धीरे बदल जाते हैं। और ये भी है कि आगे पीछे भी होता है, क्योंकि कुछ लोग आदर्शवादी रहते हैं, फिर बाद में बिल्कुल दुनियादारी समझ जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में उनको लगता है कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, फिर आदर्शवादी बन जाते हैं। और फिर दोबारा दबाव की वजह से या स्थिति की वजह से थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिज्म, मौकावादी, क्या कहते हैं उसको, अवसरवादी, अवसरवादी। अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादी बन जाते हैं। तो ये वीपी सिंह की लाइफ में भी ये सर थोड़ा सा सीसॉ की बात आप कह सकते हैं कि आगे पीछे वो जाने लगे। कभी कभी अब उनका आदर्श आदर्श पर ही रूप भी काम दिखता है। किए, जैसे अपना पूरे पूरे जितने एग्रीकल्चरल जमीन थे पूरे दे दिए भूदान आह्वान को। और हाँ हाँ कभी हाँ, कभार बिल्कुल हम स्कूल चलाया, बिल्कुल सर्वोदय स्कूल सतत, चलाया। हाँ स्कूल भी चलाया, फिर अपना पूरा जमीन दो 300 एकड़ जमीन दे दिए। जबकि उनका काफी कर्जे थे उस समय, उनके पिताजी तो जल्दी खत्म हो गए थे, फिर काफी कर्जे थे उनके सिर पर, इसके बावजूद। तो तो ये तो उनका, हाँ ये बात सही है कि यूपी के मुख्यमंत्री रहते वक्त ये पूरा डकैत का किस्सा हुआ, जिसमें कई फेक एनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें ऐसे ही नादान लोगों को पकड़ के खत्म कर दिया गया था पुलिस वालों ने। और तो दो हर चीज है, मतलब वो अवसरवाद और आपका आइडियलिज्म दोनों के बीच सारा जिंदगी उनका बीता। लेकिन ये बात है कि पॉलिटिकल लोगों का तो ये होता नहीं है, वो ज्यादातर लोग अवसरवादी रहते हैं, उनके आदर्शवाद तो ज्यादा मैं समझ दिखती रहा हूँ, नहीं है। मैं समझ रहा वीपी सिंह में एटलीस्ट कई बार आदर्शवाद भी दिखाई दिया जिंदगी में। हूँ। तो कुल यही मिलाकर कहेंगे। के, जी, तो कुल जमाकर हमारा आग्रह यह है कि हम वीपी सिंह को पूरी समग्रता में समझें, उनके करेक्ट। ब्लैक एंड व्हाइट फेसेट्स के आधार पर हम ग्रे से भी उनको समझने की कोशिश करें। जैसे हर व्यक्ति धीरे धीरे डेवलप होता है अपने भीतर, अपनी कमियों, अपनी अच्छाइयों के साथ में, उसी तरह वीपी सिंह को भी हम उस तरह लें। जी, एक आखिरी सवाल सर, और इस सवाल पर वीपी सिंह को शायद कभी घेरा नहीं गया है, इसलिए मैं सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके इनसाइट क्या थे। 1 महीने पहले 2 दिसंबर 1989 को जो वीपी सिंह शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री पद की, 7 दिन बाद रुबैया सईद किडनैप होती है, और वो पूरी तरह से, हालांकि शुरुआत में न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन बाद में नेगोशिएट करने को राजी होते हैं अपने गृह मंत्री की बेटी को बचाने के लिए।
लेकिन उसके 1.25 महीने भर बाद जब और आज हम 20 जनवरी को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, 19 और 20 जनवरी को जब कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है, दिल्ली की गद्दी पर वीपी सिंह थे। कश्मीरी पंडितों के लिए वीपी सिंह ने क्या किया और जगमोहन किसके इशारे पर वो एक्शन ले रहे थे, अगर कश्मीरी पंडितों को इस तरह से अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जवाहर टनल से इस पार आना पड़ा? ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कहना ही पड़ेगा कि बीपी सिंह ज्यादा कुछ कर नहीं पाए कि उस समय के जो स्थिति थी, वो जो उनका उस समय जो वातावरण बन गया था उस समय, तो उन्होंने, ये बात सही है, ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और जगमोहन जितना उनको सख्त कहते हैं, जो भी कहते हैं, कि उनके बावजूद वो पलायन हुआ और आज तक वो शरणार्थी रहे हैं बहुत लोग, अभी तक भी वापस नहीं गए हैं, 30 साल बीत गई। तो ये तो एक उनका फेलियर मानना ही पड़ेगा। और और पूरे वहाँ उसकी वजह से ये टेररिज्म मिलिटेंसी को बढ़ी। काफी बढ़ावा मिला। हाँ, मैं बिल्कुल अगले 6 साल जब तक नहीं इलेक्शन हुआ 1996 में, बहुत ही खराब स्थिति रही और उसके बाद भी रही। और तो ये बात तो सही है, उनका हैंडलिंग में कुछ गलतियां होगी, लेकिन कहना मुश्किल है क्या क्या गलती थी, कहना मुश्किल है। इस समय में मैं इतना कश्मीर का अध्ययन भी नहीं किया हूँ ये, लेकिन अल्टीमेट नतीजा तो ये, मतलब इतिहास तो यही कहेगी कि उनका फेलियर रहा है कश्मीर के मामले में। और सर, अब ये आखिरी जाते जाते सवाल, इस किताब में मैं कहीं बातचीत में देख रहा था, आपने 5 बरस इस किताब की शोध के लिए, तो एनएमएमएल का और उनकी बातचीत के रिकॉर्ड करने के जो इंटरव्यूज थे या कुछ ऐसी बातें, अगर अगर आप इसको पब्लिक डोमेन में रख सके, तो जो इस किताब में नहीं आ पाई लेकिन आपके मन में वो बातें दर्ज हैं, तो उसको जरा, इस रिसर्च के प्रोसेस को, क्योंकि किसी किताब को लिखने का भी अपना एक इतिहास होता है, तो उस प्रोसेस को और इस किताब के किस्सों को थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। हाँ, ये था कि देखिए, एक तो हुआ कि मैं कैसे शुरू किया इस पर, मैं मतलब बाई चांस मैंने एक पहचान वाले से मिले जो अच्छा। इलाहाबाद के रहने वाले थे, जो जिन्होंने मुझे, जो वीपी सिंह के काफी करीब रहे वो, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया, तो इसी से मुझे वीपी सिंह का याद आ गया। खैर उस समय मैं भी रिपोर्टिंग करता था, लेकिन वैसे 3-4 बार वीपी सिंह से मिले भी थे उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन ऐसे दिमाग में नहीं था मुझे किताब लिखने का विचार। लेकिन इन्होंने जब मुझसे बात की तो फिर और उन्होंने बताया कि वीपी सिंह कैसे थे और उनके कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ, और लेकिन और ये भी लगा कि ये जो जिनकी बात कर रहा हूँ ये अभी राजनीति में नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा धारा था एंटी कांग्रेस लेकिन सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, हाँ, वो धारा ही खत्म हो गया है प्रैक्टिकली। आज तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही हैं, और बाकी रीजनल पार्टीज हैं, तो ये धारा ही खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये धारा के बारे में भी थोड़ा जिक्र करना चाहिए। ये मैंने करीब पहले हमारे स्वतंत्रता के बाद करीब 50 साल तो ये धारा काफी मजबूत रही और काफी कुछ करते रहा, कांग्रेस के साथ टक्कर देते रहे। और फिर किताब लिखते वक्त ये सब पता चला कि और जब उनके थ्रू ग्रेजुअली वो जो नेहरू लाइब्रेरी के जो साक्षात्कार था, वो जब पता चला उसके बारे में, तब तो मुझे लगा बिल्कुल इस पर लिखना ही चाहिए। बहुत कुछ है जो अभी तक उभर कर बाहर नहीं आई है, लोगों को पता नहीं है। तो ये फिर धीरे धीरे लोगों से बात करना, वेरीफाई करना पड़ता है कि देखिए, जहां तक हो सके मैंने किया, क्योंकि वो उनका जो इंटरव्यू उसमें जो कुछ कहे हैं, उस समय के अखबार और उस समय के मैगजीन क्या कहते हैं,
उसके अगेंस्ट मैंने कंपेयर किया, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह सकता है ना जिस बाद में घटना हो जाने के बाद, तो उसको देखना है कि कंटेम्प्रेरी उस समय के अखबार में क्या आ रहे थे क्या। ब्रायन लाज मैंने देखा कि बिल्कुल सच कह रहे थे वीपी सिंह, कुछ 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 जो नई बात थी वो मुझे क्रेडिबल लगा, वो मैं ऐड किया जो अखबारों में नहीं आती है, बहुत कुछ अखबारों में नहीं आती है, उस समय के पत्रकारों को पता नहीं चलता है, बाद में उसका खुलासा होता है। तो ये लेकिन जो क्रेडिबल है, जो लगा कि मुझे कि ऐसे जो स्थिति ऐसे थी तो ऐसे हुआ हो सकता है, तो उसको मैंने ऐड किया। फिर उनके जो लोग उनके साथ काम किए हैं उनसे भी बात की है। फिर जैसे उन्होंने जो कहा, हाँ करीब 30-40 लोग, जैसे अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान थे जो अभी गवर्नर हैं केरला के, फिर शरद यादव, फिर सोमपाल, फिर एक पीएस कृष्णन थे जो खत्म हो गए हैं, मैंने अच्छा, ये जो 5 साल के वो जो मंडल कमीशन के लागू करने में उनका जुगल, नौकरशाही थे, उनका बहुत अहम भूमिका रहा। तो ऐसे करीब हाँ 30-40 लोगों से बात भी की, और फिर कुल मिला के ऐसे जो मुझे क्रेडिबल लगा। एक तो बायोग्राफी लिखने में 2-3 चीज चाहिए, एक तो कुछ तो आपको नया चीज कहना है, नहीं तो जो चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है तो वो लेकर दोबारा लिखना कोई मतलब नहीं लगता तुक मुझे नहीं होता, एटलीस्ट। सही हाँ रिपीटेशन है। हाँ, कुछ कुछ तो नया, कुछ नए उनको आपको उनके पुराने चिट्ठी या पेपर्स या कुछ मिले तो ऐसे वो तो मुझे मिल गए थे। दूसरा उसको वेरीफाई करना है। और तीसरा है कि वन शुड बी फेयर ना, बिल्कुल मैंने जैसे मैं ये ग्रेज ढंग से निकालूं, ब्लैक व्हाइट ग्रे तीनों ही ढंग से आना चाहिए, पूरे एक कंप्लीट कैरेक्टर, और उसके साथ इतिहास का में क्या बदलाव आया, मुझे ये बहुत मैं महत्वपूर्ण समझा कि उस समय का स्थिति, उस समय का पॉलिटिक्स क्या है वो भी जोड़ना चाहिए, नहीं तो लोग नहीं समझेंगे कि कंटेक्स्ट। सिर्फ वीपी सिंह के बारे में लिए कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। तो मैं कॉन्टेक्स्ट को काफी ध्यान दिया। हाँ, अब मेरी पीढ़ी है वो ये बहुत 10-12 बाद आई है साल में, मैं 2000 के बाद जो पीढ़ी आई है उससे हाँ नहीं पता कि वीपी सिंह कैसे क्या कंटेक्ट, तो मुझे बहुत समझने में बहुत बिल्कुल आसानी हुई, बिल्कुल। सुविधा हुई उस चीज को। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी तरह समझे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, मैं बहुत गौर से अरे, पढ़े हैं। आप आभारी हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू सो मच राइटिंग। और और मैं आप अपने आपके आपके मैंने पीढ़ी के लिए अगर इससे कोई फायदा हो, जानकारी बढ़े आप लोगों का, तो बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल जानकारी बढ़ी। और मैं अपने ये बात मैंने इसलिए अंत में रखी थी, मेरे आज के गेस्ट का जर्नलिज्म का अनुभव 40 बरस का है। तो अगर आपके इंटरव्यूअर के कुछ सवालों में आपको उनके मेधा के स्तर के प्रश्न ना लगे तो उसको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी उम्र नहीं से नहीं, 2 गुना क्षमा उनका सिर्फ करने अनुभव है। मैं सोचने में आप 20 साल में इतना जानकारी है आपके पास, आप तो बहुत कुछ जानते हैं भाई, बाप रे बाप। हाँ अरे नहीं हाँ, सर, आप सब लिख रिमार्केबल, देते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते कॉन्ग्रेचुलेशन। हैं। थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत मुझे बहुत शुक्रिया। बहुत आनंद और आया इस टच में बातचीत के रहिए। साथ। हाँ जरूर सर। हाँ हाँ हाँ, आप भी अपना बिल्कुल। ख्याल रखें। और अंत में जाते जाते ये किताब द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया, हार्पर कॉलिंस से आई है। जरूर खरीदें, जरूर पढ़ें, ताकि अपने भीतर आप अपने इल्म के किरदारों को रोशन कर सके, भारतीय इतिहास को जान सकें, ताकि वर्तमान के फैसले इतने अच्छे तो हों कि आपका भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत मुकम्मल और खूबसूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया देबाशी जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत